अस्सलाम वालेकुम। अब्बा रात के 12 बजे घर में दाखिल हुए। मैं और अम्मा उनकी तरफ भागे थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। आज तो मैंने अब्बा से कहा था मेरे लिए मेरी पसंद के कपड़े ज़रूर लेकर आना, पर अब्बा नहीं लाए। यकीनन उनका चेहरा बता रहा था। और उनके हाथ में एक थैला था, बड़ा सारा थैला, जिसमें लगता था कि कोई खाने की चीज़ है। मुझे लगा कि गुड़ है। अब्बा कहने लगे कि इसे हाथ मत लगाना, ये एक रूसी औरत का है। अब्बा, आप रूसी औरतों की चीज़ें कब से चोरी करने लगे? मैंने परेशानी से पूछा। अरे नहीं बेटा, तुम तो जानती हो हम कस्टम वाले लोग हैं, हमें कभी भी किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना पड़ सकती है। एक औरत थी जो कि रूस से पाकिस्तान आ रही थी। उसके पास और तो कोई मशकूक चीज़ नहीं थी, पर वो वहाँ से एक मन के करीब फटकरी लेकर आ रही थी। मुझे मेरे मातहतों ने कहा कि ये सिर्फ फटकरी नहीं होगी, इसके अंदर ये लोग कोई और चीज़ चोरी करके ले जा रहे होंगे। वैसे तो हमारे मेटल डिटेक्टर में नहीं आ रही थी। बाज़ औक़ात लोग फटकरी बनाने के अमल में उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी डाल देते हैं जो कि ममनू होती है, या इसकी ख़रीदो फ़रोख्त में टैक्स लगता है। बस इसीलिए मैं इसे घर ले आया ताकि इसे तोड़कर देखा जाए कि इसके अंदर है क्या। और वो रूसी औरत खुदा जाने उसे क्या पड़ी है कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में फटकरी लेकर पाकिस्तान आई थी। अब तुम खुद सोचो, ये तो आम सी चीज़ है, पाकिस्तान में भी मिल जाती है। उसे तो ये सोचना चाहिए था कि वह जिस मुल्क में जा रही है वो एक ज़रई मुल्क है। ज़रूर इसमें कोई ना कोई शक वाली बात होगी। मैं इसलिए इसे घर लाया हूँ कि वहाँ किसी के पास वक्त नहीं होता ये काम करने का। तुम इसे अच्छी तरह से पानी में खोल लो, देखो कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। मैं वो फटकड़ी लेकर हैरत से देखने लगी। अब्बा के पास मौजूद थैला सुर्ख रंग का था। उसमें फटकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। मैंने सोचा कि ये आखिर किस काम आते हैं। अम्मा ने मुझे कहा कि इसे हाथ मत लगाओ, क्या पता ये कोई जहरीली चीज़ हो। हमने उसे पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, पर सुबह एक अजीब वाक़या हुआ। हमारे घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखकर मैं समझ गई कि यहाँ की नहीं, किसी बाहर के मुल्क की लगती है। आप कौन और यहाँ क्यों आई हैं? मैंने पूछा तो उसने मुझे अंग्रेज़ी में बताया कि उसका ताल्लुक़ रूस के किसी गांव से है और वो यहाँ पर अपनी फटकरी लेने के लिए आई है। मैं समझ गई, वही फटकरी जो अब्बा कल रात को हमारे घर लेकर आए थे, वो दरवाज़े पर लेने के लिए आई थी। शायद उसने अब्बा का पता किसी से पूछ लिया होगा। वैसे भी हम पाकिस्तानियों की औकात ही क्या है। ज़रूर उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके अब्बा के घर का पता लिया होगा और अब वो फटकरी लेने के लिए आई है। ज़रूर इसमें कोई मशकूक चीज़ है, मैंने दिल में सोचा और उसे अंदर आने के लिए कहा। इतने में अब्बा भी आ गए। इस औरत को घूर कर देखा और बोले, ये यहाँ क्यों आई है? वो औरत बहुत ममनू सी लग रही थी। कहने लगी, आपसे अपनी चीज़ मांगने आई हूँ, मेरी अमानत आप मुझे दे दीजिए, मुझे वो सख्त ज़रूरत है। अब्बा उसकी बात सुनकर मसनूई तौर पर मुस्कुरा दिए और बोले, जी जी ज़रूर, आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हम ज़रा उसकी जांच पड़ताल कर लें कि इसमें कोई मशकूक चीज़ तो नहीं। आपको पता है कि एयरपोर्ट की पॉलिसी सख्त होती है। हम जब तक उसका सैंपल जमा नहीं करवा देते, मुझे इजाज़त नहीं कि ये मैं आपको वापस कर दूं। आप अगर चाहें तो हमारे घर में बैठकर हमारी बेटी से बात कर सकती हैं, लेकिन फटकरी आपको कानूनी तरीके से ही मिलेगी। इस तरह घर पर आकर ज़ाती तौर पर आप एयरपोर्ट ऑफिसर से अपनी चीज़ नहीं मांग सकते। ये कहकर अब्बा अंदर चले गए। वो लड़की मेरी तरफ परेशान होकर देखने लगी। अब्बा ने मुझे फ़ोन पर मैसेज किया कि इस लड़की से उसकी कहानी पूछ लो, क्या बात है, फटकरी कहाँ से आई, इतनी ज़्यादा तादाद में लेकर क्यों आई थी, उसकी पूरी बात मालूम करो और फिर अगर बात काबिल यकीन हो तो आकर मुझे बताना। मैंने उस लड़की से दोस्ताना अंदाज में कहा, आओ अंदर चलकर बैठते हैं, हमारे घर की चाय पियो, मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे गैर मुल्कियों के बारे में जानने का बहुत शौक़ है। वो लड़की मेरी बात सुनकर मुस्कुराई
और धीरे धीरे चलती हमारे अंदर वाले कमरे में आ गई। मैंने उसे बिठाया। वो बहुत बेचैन लग रही थी। बोली कि तुम्हारे अब्बा ने मेरी फटकरी कहाँ छोड़ी है। मैंने कहा कि वो तो हमने पानी में भिगो कर रखी है। अब्बा कह रहे थे कि इसके बारे में पता चलाना चाहते हैं। वो चिल्ला उठी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, वो बहुत कीमती चीज़ है, पानी से ख़राब हो जाएगी, तुम उसका पानी निकाल लो। मैंने तुम्हें सारी कहानी मनोअन सुना देती हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैंने सोचा चलो पानी में डालने से वैसे भी हमें क्या मिलना था, हम इसे कूट कर भी तो देख सकते थे कि इसमें क्या है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी फटकरी में से पानी निकाल देती हूँ, तो मुझे खुद ही पूरी कहानी सुना दो, क्योंकि मेरे अब्बा कस्टम में हैं, वो बिला वजह किसी बात पर यकीन नहीं करते। तुम्हारे पास सबूत होंगे तो मैं तुम्हारी फटकरी तुम्हें बिना किसी कीमत और जुर्माने के वापस करवा दूंगी, लेकिन मैं इस तरह उन्हें नहीं कह सकती। हाँ ज़रूर, मैं कानून की नज़ाकत को समझती हूँ। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे अब्बा ये फटकरी एयरपोर्ट वालों को ना दे दें, वो सब न कर लें, इसीलिए मैं उनके घर आ गई। तुम्हें तो पता है हम गैर मुल्कियों को यहाँ की चीज़ें ख़रीदने का भी ज़्यादा इल्म नहीं होता, बस इसीलिए मैं तुम लोगों से दरख्वास्त करने के लिए आ गई। अच्छा, मुझे इस फटकरी की कहानी तो सुनाओ। तुम ये 40 किलो फटकरी लेकर कहाँ जा रही थी और उसे क्या करती हो? हम इस्तेमाल करते हैं, उसे वो धीमे से बोली। नहीं, मेरा मतलब है तुम इसके बारे में पूरी कहानी सुनाओगी, ये कहाँ से आई, कैसे इस्तेमाल होती है, वगैरह वगैरह। कहानी सुनना चाहती हूँ तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें इसका सबूत भी पेश कर दूँगी। यकीन आए तो अपने अब्बा को बता देना, वो ज़रा खफगी से बोली थी। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की तो वो जज्बाती हो गई। मेरा नाम इज़ाबेला है। हम छोटे से थे जब हमारे गांव में एक नई लहर चली थी। मेरे अम्मा अब्बा के ख़िलाफ़ हर आदमी बोलने लगा। मुझे अब पता चला कि अम्मा ने अब्बा से भागकर शादी की थी और कोई भी उस काम में उनको जानता नहीं था। लेकिन अब अब्बा जब भी घर आते तो वो परेशान होते, अम्मी से कहते कि तुम्हारे मेके वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाकर ही दम लेंगे और मुझसे छीन ही लेंगे। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मेरा ताल्लुक़ एक पुराने कबीले से है। तुम्हारा कबीला बहुत लड़ाकू है। खुदा जाने उन्होंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया होगा। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ तक चला आया। अल्लाह खैर ही करे। अब्बा की बातें सुनकर मैं भी परेशान हो जाती थी। अम्मा कहने लगी, छोड़ो इस बात को, तुम मुझे 2 किलो फटकरी ला कर दो, हम अपना काम करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मैंने पहली बार सोचा था कि हमारे घर में फटकरी के ढेर आखिर क्यों लगे होते हैं। क्यों अम्मा हर दिन फटकरी के 10-10 किलो मंगवा कर घर में बड़ी हिफाजत से रख देती हैं। इस दिन मैं अब्बा की बातें सुनती रही। वो अम्मा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अम्मा बोली कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। जब तक हम अमीर होते कुछ ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, फिर हम यहीं से किसी बहुत अच्छी जगह पर चीन के किसी इलाके की तरफ रुखसत हो जाएंगे। वहाँ जाकर रहेंगे तो ये लोग इस कानून को तोड़ नहीं सकेंगे। तुम किसी चीनी औरत से शादी कर लेना, तुम्हें वहाँ की कौमियत भी मिल जाएगी। अब्बा हंस कर बोले कि नहीं, मैं किसी औरत से शादी नहीं करूँगा सिवाय तुम्हारे। ये बातें चल ही रही थी कि अब्बा और अम्मा को मेरी मौजूदगी का पता चल गया। तब अम्मा ने अब्बा से बात करना बंद कर दी। लेकिन अगले दिन मैंने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा तुमने घर में इतनी सारी फटकरी क्यों रखी है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, खबरदार बेटी, जो ये बात तुमने किसी के भी सामने की। ये राज सिर्फ तुम तक और तेरे बाप तक महदूद था। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी और बड़ों वाली बातें करने लगोगी। अब से तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे घर में कोई फटकरी नहीं, ये तो बस चीनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मगर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तजस्सुस था। मैंने कहा, अम्मा मैं तो राज जान कर रहूँगी कि तुमने फटकरी क्यों यहाँ रखी है, मुझे क्यों नहीं बताती हो? अम्मा ने मुझे ज़ोर का थप्पड़ मारा और बोली, खबरदार, जो तुमने आइंदा ये नहुसत वाला सवाल किया तो मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। अगर तुझे फटकरी का राज पता चल गया तो तेरी जान चली जाएगी। अम्मा क्या फटकरी मुझे जान से मार देगी? मैंने शरारत भरे अंदाज में पूछा।
अम्मा रोते हुए बोली। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। खुदा के लिए मेरी बच्ची, तू वक्त पर समझदार हो जा। इस राज को जानने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे माफ़ कर दो, अम्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मुझे वाकई में एहसास हुआ कि अम्मा परेशान है और ये बात कोई फ़िक्र वाली है। इस दिन के बाद से मैंने दोबारा फटकरी के बारे में अम्मा से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन तकरीबन 1 महीना ही गुजरा था कि हमारी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। मैं क्या जानती थी कि ये सब भी इसी वजह से हुआ है। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अपनी अम्मा की चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं बहुत परेशान हुई। अम्मा ने मुझे मना कर रखा था कि घर में कुछ भी हो जाए तुमने अपने कमरे से बाहर नहीं आना, बल्कि कहीं छुप जाना है। मुझे यकीन था कि हमारे घर में कोई ना कोई हादसा हो गया है। दिल तो लाख चाहा कि मैं अपने घर से निकलकर अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ जाऊं, पर अम्मा की बातें याद आ रही थीं। थोड़ी ही देर में मर्दों की भारी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी और उसी ज़ुबान में मेरी माँ से मेरा पूछ रहे थे। माँ बोली कि मैं उसे हरगिज़ तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी और इस फटकरी वाली बात को मुझ तक ही रहने दो। अम्मा चिल्ला रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मैंने अपने कमरे में ही जाकर बड़े से ट्रंक में अपनी जान छुपा ली थी। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए या क्या हुआ मैं नहीं जानती। इस बात को तकरीबन 7-8 घंटे गुजर गए थे। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तभी मेरे कमरे के दरवाजे को अब्बा ने बजाना शुरू किया। अब्बा कह रहे थे कि बाहर आओ बेटी, बहुत बुरी खबर है। हम लुट गए। अब्बा की इतनी भराई हुई आवाज़ सुनकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अब्बा रोते हुए मुझसे लिपट गए। बोली कि बेटी, हम ख़त्म हो गए, हमारी ज़िंदगियाँ जहन्नुम बन चुकी हैं। काश कि मैं भी मर जाता, मैं इस दिन तक ज़िंदा ना रहता। अब्बा की बातें सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। अब्बा ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर जो मंजर दिखाया मेरी जान निकालने को काफ़ी था। मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अम्मा का ज़ेवर उनके पास ही पड़ा था। उसे देखकर मुझे अम्मा के शुरू वाले दिन याद आ गए जब हम पुराने घर में रहा करते थे। मैं रोने लगी। मैं और अब्बा उस दिन खूब रोए थे। रो रो कर जब हम हल्कान हो चुके तो आसपास के लोगों को इतला दी। सभी जानते थे कि ये काम मेरी अम्मी के मेके वालों ने किया है, लेकिन किया क्यों ये बात मैं नहीं जानती थी। मनहूस फटकरी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब्बा कमरे में इधर उधर देखते दीवानों की तरह और फटकरी के थैलों को उठाकर कमरे से बाहर फेंकते। अब्बा ये क्या कर रहे हो? अम्मा ने इतनी मेहनत के साथ इन्हें स्टोर में जमा किया है। ये बात सुनकर अब्बा को और गुस्सा आता। अब्बा, खुदा के लिए खुद को संभालो, ये इस बात का हल नहीं है। फटकरी का क्या कसूर? इसी की वजह से मेरी बीवी की जान चली गई। अब्बा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अब्बा, इस फटकरी का क्या कसूर? मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझसे कहा कि यही फटकरी तुम्हारी भी जान लेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर अपनी माँ की डायरी पढ़ लो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अम्मा की डायरी उनके बक्से में पड़ी थी। मैं फ़ौरन बक्से की तरफ भागी। मैंने डायरी उठाकर अपने पास रख ली क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल को क्या होने वाला है। डायरी लाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दी थी, लेकिन मैं डायरी पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल पाई। अम्मा की वफ़ात को 4 दिन गुजर चुके थे। मैं बाहर अम्मा की याद में घूम रही थी। उनके बारे में सोच रही थी कि हमारे घर के बाहर मौजूद लॉन में अम्मा ही का बनाया हुआ था। इससे पहले कि मैं और कुछ सोचती, मुझे अपने पीछे किसी बंदे की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नकाब ओढ़े एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गई, पर मैं इससे पहले कि भागती या कुछ और करती, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और ये जा वो जा हो गया। जब मेरे अब्बा घर से निकले वो चीखते रहे कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ। लेकिन लोगों ने कहाँ परवाह करनी थी। ये लोग मुझे लेकर चले गए। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ आ गई थी। ये एक नामालूम मकाम था। मैंने इस मकाम को पहले कभी नहीं देखा था। खुदा जाने मुल्क के अंदर था या बाहर था। मैं इतनी परेशान थी कि बता नहीं सकती। इन लोगों ने मुझे लाकर एक तहखाने में बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है। तहखाने में बंद हुए मुझे 2-3 घंटे गुजर चुके थे। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पास एक थैली थी जिसमें फटकरी थी।
दूसरे हاتھ میں کچھ پتے تھے، اس نے دونوں میرے سامنے پھینک دیے اور بولے، ہمیں سب بتا دو ورنہ ہم تمہارے سے راز نکلوانا بھی جانتے ہیں۔ میں اس پھٹکری کو اور پتوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے اور تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ طنزیہ ہنسے اور بولا، تم بھی اپنی ماں کی ہی اولاد ہو، بڑی ٹھیٹ ہو۔ وہ بھی جان سے چلی گئی، پر اس نے ہمارا فائدہ نہیں کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ راز اگلوانے کے لیے ہمارے قبیلے کے پاس کیا کیا ترکیبیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ اسے دیکھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں بولتی۔ میں چپ چاپ وہاں پامال ہوتی رہی۔ پھر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ تمہاری شادی ہم اس لڑکے سے کریں گے، یہ تمہارا شوہر بن کر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا، تبھی تم اس کو ساری بات بتا سکو گی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی گئی۔ میرے شوہر کا نام آگٹے تھا۔ آگٹے بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن بہت بے رحم تھا۔ جب وہ اپنے بڑوں کی باتوں میں آتا تو مجھ پر خوب ظلم کرتا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ آگٹے روز مجھ سے پیار سے بھی پوچھتا تو کبھی تشدد کر کے پوچھتا، لگتا ہے کہ مجھے تم سچ نہیں بتاؤ گی۔ میں یہ باتیں سن کر پک چکی تھی۔ میں نے کہا، تم مقدس کتاب لے کر آ جاؤ، میں تمہیں ہاتھ رکھ کر بتا دوں گی۔ اس کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب تقریباً 6-7 مہینے یہی سلسلہ جاری رہا، ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مجھے پھٹکری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تو اس آدمی نے مجھے طلاق دے دی۔ آگٹے کہنے لگا، مجھے اپنی پسند کی ایک اور شادی کرنی ہے۔ تم سے تو میں نے اپنے خاندانی دباؤ کے تحت شادی کی تھی، صرف اس لیے کہ تم سے راز اگلوا سکوں، پر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی راز نہیں، اس لیے میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ تمہارے ساتھ میری کوئی اولاد بھی نہیں، بہتر ہے کہ تم واپس اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر میرا دل بہت دکھا تھا، یعنی کہ یہ آدمی محبت کے ڈرامے کرتا رہا اور اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ مجھے طلاق دے دی، اب مجھے اپنے ہی گھر جانا تھا، لیکن میں خوش بھی تھی کیونکہ ابا سے پورے 1 سال بعد ملنے والی تھی۔ ابا تو شاید میرے بارے میں بے امید ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ میں گھر واپس آؤں گی۔ جب میں گھر پہنچی، میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو خوشی سے پاگل ہو گیا، پر ابا بالکل لاغر ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میں ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بیوی اور بیٹی کے کھونے بعد ان میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی اتنی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جی بھر کر روئے تھے، پر اس چیز کا حل ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابا آج مجھے بتا ہی دو، اس پھٹکری کا راز کیا ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی اور مجھے بھی ان لوگوں نے اتنی زندگی، اتنا عرصہ، اتنی بڑی اذیت دی کہ میں ساری زندگی بھول نہیں سکوں گی۔ ابا نے کہا کہ بیٹی، تم مجھ سے کیا پوچھو گی؟ جا کر اپنی ماں کی ڈائری میں پڑھ لو، وہیں پر تمہیں اصل حقیقت دیکھنے اور سننے کو ملے گی، پھر میں تمہیں باتیں خود بتا دوں گا۔ ابا کے کہنے پر میں نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کی۔ میرے 14 طبق روشن ہوتے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کتنا بڑا خزانہ تھا جسے میں نے بہت ہی اہم سمجھا تھا۔ اماں نے لکھا تھا، پیاری بیٹی، میں نہیں چاہتی کہ پھٹکری کے راز کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑے، اسی لیے میں اس راز کو بہت خفیہ طریقے سے اس ڈائری پر منتقل کر رہی ہوں، تاکہ اگر یہ تمہاری طاقت بننا چاہے تو تم اسے اپنی طاقت بنا لو۔ یہ راز انسان کی کمزوری بھی بن سکتا ہے اور طاقت بھی۔ پھر اماں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ پھٹکری ایک زہر بھی ہے اگر اسے صرف خالی کھایا جائے، لیکن اگر اسے کچھ خاص پتوں کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس سے عورت صرف بیٹے ہی پیدا کرتی ہے۔ 5 عورت بھی منٹوں میں صحیح ہو جاتی ہے اور اس سے قد بھی بڑھتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے یہ۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا یہ نسخہ۔ میرے ابا کو یہ نسخہ معلوم تھا، وہ اس کی دوائیں بنا کر بیچتے تھے۔ ابا کے سبھی بیٹے نافرمان تھے، انہوں نے کبھی ابا کی خدمت نہیں کی، نہ ابا کے اس ہنر کی قدر کی۔ ابا نے یہ راز بہت بیچا اور پھر دوائیاں بنا بنا کر اس قدر اس کی تشہیر کی گئی کہ لوگ اس کی دوا کے لیے ہمیں لاکھوں روپے دینے لگے۔
لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہی راز ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بن گیا۔ جب میرے ابا سے یہ راز سیکھا تھا تو ابا کے بیٹوں کو اس کی قدر نہیں تھی۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے بھاگ کر شادی کر لی، کیونکہ بھائی میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے شادی کے بعد پھٹکری والی دوا دوبارہ بنانا شروع کر دی۔ لوگ ابا کے نام کی وجہ سے مجھ پر بھی اعتبار کرتے تھے۔ وہ دوا مجھ سے لینے لگے، میرے گھر میں دولت آنے لگی، تو ان لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ وہ راز جاننے کے لیے میرے پیچھے آنے لگے۔ پر میں انہیں کیوں بتاتی؟ ابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ راز کسی اور کو نہ بتانا، میرے بیٹے غیر سنجیدہ ہیں، وہ اس راز کی قدر کھو دیں گے اور سبھی کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد یہ راز عام ہو جائے گا تو اس کی قدر نہیں ہوگی اور لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی بات بھی صحیح تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو یہ راز نہیں بتایا، لیکن میری جان کو خطرہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیں گے، لیکن مجھ سے یہ راز پوچھ کر ہی رہیں گے۔ اب یہ راز میں تمہیں منتقل کر رہی ہوں تاکہ تم بھی یہی ہنر استعمال کرو اور زندگی میں آگے بڑھ سکو۔ آگے اس کا نسخہ لکھا ہوا تھا، لیکن میرا دل اب اپنے ملک سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے راتوں رات ایک پاکستانی لڑکا فیس بک پر ڈھونڈا، اس سے دوستی کر لی اور کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتی ہوں، تم سے شادی کروں گی۔ اور کیا چاہیے تھا اسے؟ وہ میری کوری چمڑی دیکھ کر بڑا متاثر تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ یوں میں پاکستان آ گئی۔ پاکستان آتے ہوئے میں نے اپنے گھر کی ساری پھٹکری پیک کی اور اسے یہاں لے آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پرسکون زندگی گزار سکوں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی اس بیماری کے بہت سے مریض ہیں جن کو میں فائدہ پہنچا سکتی ہوں، اور یہاں تک میرے رشتہ دار بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ اب میری پھٹکری مجھے واپس کر دو۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی دوا کے بارے میں تفصیل بھی بتائی۔ میں نے یہ بات ابا کو بتائی۔ ابا بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو پھٹکری واپس کر دی، لیکن میں سوچنے لگی کہ جس ملک میں اپنے شہریوں کے لیے قانون نہیں، وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ایک روسی لڑکی کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہ بیچاری تو بڑی امیدوں کے ساتھ اس پاک سرزمین پر بسنے آئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔